हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आपका फिर से सॉल्यूशंस चैप्टर के लिए सेकंड पार्ट के जो हमारा डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रह गई थी उन्हें पूरा करने के लिए। एक बार दोबारा जद्दोजहद करेंगे। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस नाम सुना हुआ, ये बनाते हैं, पाई नहीं है, इसका सिंबल हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक हमने सिंबल बना रखा है, पाई। ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, आई, वेंटॉफ फैक्टर एन अपॉन वी, आर और टी। एन अपॉन वी, ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वी हो गई वॉल्यूम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सी आर टी, जहां पर सी क्या है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या होगी, मोलैरिटी। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इक्वल टू आई वेंटो फैक्टर, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन विच इज मोलैरिटी, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। ये ध्यान रखेंगे बात। ये हमारा हो गया एटमॉस्फेयर, ये आई वेंटो फैक्टर, ये क्या है हमारा मोल्स पर लीटर, आर की यूनिट और टी की यूनिट हमारी हो गई केल्विन। ये सारी यूनिट्स हमको ध्यान रखनी है। इसके अंदर यूनिट्स का ध्यान रखना है कि आप यूनिट्स सही लगाएं। यूनिट सही लगाओगे तो जो आपने आंसर निकाला है उसके बाद जो आधा नंबर काट लेता है एग्जामिनर यूनिट गलत लगाने के, वो नहीं कटेंगे क्योंकि हमने यूनिट सही लगाई। ध्यान रखना है, जहां भी रीअरेंज करना हो फॉर्मूले को हम कर सकते हैं, बस जिसकी जो यूनिट है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है 8.314, यहां पर कौन सी वैल्यू लगेगी ये ध्यान रखना। लेकिन यहां पर वैल्यू 8.314 नहीं लगेगी, यहां पर आर की वैल्यू क्या लगेगी 0.0821। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रेशर क्या है एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम क्या है लीटर में। लीटर एटमॉस्फेयर वाला जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर जो आर की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0.0821। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारी आर की वैल्यू ये होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, 8.314 कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है आर की वैल्यू ये होगी। ठीक है, इजीली हो जाएगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी जो होगी वो क्या होगी, आर एल वी पी। शादियों का सीजन चल रहा है, कार्ड वार्ड आते हैं तो उसके अंदर पढ़ा हुआ नीचे आर एस वी पी। तो आर एस वी पी नहीं, हमारे केमिस्ट्री के अंदर क्या है आर एल वी पी। आर एल वी मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, लोअरिंग मतलब कम होना, तो वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर की लोअरिंग होगी किसी के रिस्पेक्ट में, तो वेपर प्रेशर कहां पे पढ़ा था हमने, राउल्ट्स लॉ पढ़ा था इससे पहले। राउल्ट्स लॉ के अंदर कोई एक सॉल्वेंट था जिसमें हमने कोई सॉल्यूट मिलाया था तो एक सॉल्यूशन बन गया था, तो उसके वेपर प्रेशर में कुछ चेंज आया था। तो अगर मैं यहां पर क्या करूं कि एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दूं, फर्स्ट राउल्ट्स लॉ, नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दूंगा तो वेपर प्रेशर कुछ कम हो जाएगा क्योंकि पहले केवल पानी पानी था। अगर सॉल्वेंट में पानी दे रहा हूं, अब कुछ सॉल्यूट डाल दिया मैंने उसके अंदर, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कुछ जगह जो सरफेस पे हैं उसको कवर कर देगा कौन, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं कि यहां पर केवल पानी के मॉलिक्यूल्स थे, रेस्ट तो रहेंगे, लेकिन अगर मैंने कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो ये जितना पानी बन रहा था वेपर, अब जो कुछ सरफेस होगा उस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर वेपर नहीं बन पाएंगे क्योंकि वहां पर क्या आ गए हैं, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या आ गया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो खुद तो उड़ेगा भी नहीं, और ये सरफेस पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो उनको भी नहीं बनने देगा क्योंकि उसकी जगह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया। बात ध्यान रखने वाली कौन सी है हमारे पास कि ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा केवल किस पर होगा, सरफेस पर।
कहां पर होगा, सरफेस पर। ये पूरे बल्क में नहीं होगा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की, कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहां पर होगा, सरफेस पर। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होने वाली है, इवेपोरेशन फिर कंडेंसेशन, और इवेपोरेशन हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ी हुई है, क्या होती है, इट्स अ सरफेस फिनोमिना। क्या है, इट्स अ सरफेस फिनोमिना। तो इसलिए अब सॉल्यूशन बन जाएगा तो वेपर प्रेशर जो हमारा सॉल्यूशन क्या है वो क्या हो जाएगा, कम। तो मैं ये लिख सकता हूं कि पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, जो ओरिजिनल सॉल्वेंट अगर पानी था खाली, माइनस पी एस सॉल्यूशन का, लोअरिंग होगी कि नहीं होगी, पहले जो सॉल्वेंट पानी था उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो बन गया सॉल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर हो गया कम। लोअरिंग का वैसे लिख सकता हूं, रिलेटिव, रिलेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, जो ओरिजिनल था, पी नॉट सॉल्वेंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेटिस्फाई हो रहा है, ये बराबर किसके होगा, हमारे आई वेंटो फैक्टर एक्स सॉल्यूट, जो कि नॉन वोलेटाइल। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला याद रहेगा सबको। इसको थोड़ा सा और खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, आई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। अब एक केस आता है जिसके अंदर पानी बहुत सारा हो और हमने सॉल्यूट बहुत कम मिलाया, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो होगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर n सॉल्वेंट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n सॉल्यूट, तो हम क्या कर देंगे, यहां से जो n सॉल्यूट है उसको निग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, निग्लेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू आई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा फॉर्मूला सिंपल सा हो जाएगा। लेकिन ये कब है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत बहुत ज्यादा हो, किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से। ये आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा कि अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो, कैसे, वेट दे रखा होगा सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी, जितना भी है मोलर मास आपको पता ही होगा, और आप अगर निकाल लोगे दोनों के मोल्स, तो अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये बहुत ज्यादा है, तो आप फॉर्मूला ये वाला ना लगा के क्या लगा दोगे, ये वाला, इसमें से जो भी आपको निकालना हो वो आप निकाल लोगे। तो अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, सिंपल सा है, आपको सेम सेम दिख रहे हैं, तब तो ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर आपको पता लग जाए कैलकुलेशन के टाइम पे या क्वेश्चन में दे ही रखा हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हैं दोनों के दोनों फॉर्मूले किसके, RLVP के, बस थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो गया। आ गया समझ सबको, पक्का, ठीक है, नोट करना है कर लो। ओके, तो ये जो मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई, इसके अंदर एक जो कॉमन चीज थी वो क्या थी, ये वेंट ऑफ फैक्टर की। क्या थी, वेंट ऑफ फैक्टर की। ये वेंट ऑफ फैक्टर का मैंने फॉर्मूला तो बता दिया था कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन, ये तो हो गया बात, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा समझ लें कि ये कहां से आया, क्यों आया, ये क्या होता है कि हमने एक तो फॉर्मूला लिख दिया जो हमने यहाँ पे लिख दिया, और एक करते हैं हम लैब में एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे। दोनों के अंदर जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इसके अंदर हमारे पास कहीं ना कहीं m जो मोलर मास है वो जरूर आएगा। हर फॉर्मूले में देखना कहीं ना कहीं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के अंदर मोलैलिटी थी, मोलैलिटी के अंदर मोलर मास आ रहा होगा सॉल्यूट का, आ रहा होगा सॉल्यूट का मोलर मास। ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके अंदर भी C
कॉन्सेंट्रेशन थी, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स था, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर भी मोलर मास आएगा सॉल्यूट का। फिर अभी लास्ट में हमने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो मोलर मास आएगा। तो ये जो मोलर मास होता है ये हम एक तो इन फॉर्मूलों में से अननोन अगर हो तो निकाल लेंगे, और एक हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी निकालते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू मोलर मास निकलता है और इन फॉर्मूलों से जो मोलर मास निकलता है वो दोनों में आता है डिफरेंस। इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया विद्वान अंकल थे हमारे वेंट ऑफ। इन वेंट ऑफ अंकल के अंदर ये दिमाग आया कि इस जो मोलर मास का डिफरेंस है एक्सपेरिमेंट में और थ्योरेटिकल में, इसको नलिफाई करना है। क्या करना है? नलिफाई, ताकि वैल्यू सेम सेम आए। हमने इंट्रोड्यूस कर दिया क्या? आई। यहां पर हमने किया, ओरिजिनली किसने किया था? वेंट ऑफ अंकल ने। ठीक है, तो मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखे उनके अंदर आई लगा दिया। अगर आई लगा दिया है तो जो मोलर मास एक्सपेरिमेंट से आएगा और जो मोलर मास इन फॉर्मूलों से आता है वो दोनों अब सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये फैक्टर आ गया। तो वेंट ऑफ फैक्टर जो होगा उसका एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि हमारे पास थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्वेशनल मोलर मास। ये फैक्टर आई जो उन्होंने निकाला वो कैसे निकाला कि थ्योरेटिकल मोलर मास और ऑब्जर्वेशनल मोलर मास जो है उनका अगर रेशो करेंगे तो ये आई फैक्टर आएगा। ये अगर इन फॉर्मूला में उन्होंने लगा दिया तो जो थ्योरेटिकल है इन फॉर्मूलों से और जो एक्सपेरिमेंट से आएगा वो सेम सेम आएंगे। और एक चीज हम ये भी लिख सकते हैं कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेशनल अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल। मोलर मास देखना है, ऊपर थ्योरेटिकल है नीचे ऑब्जर्वेशनल है, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऊपर ऑब्जर्वेशनल और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे थ्योरेटिकल। तो अगर याद करोगे जो फॉर्मूला था, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एन। अगर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करूं, खाली आई को जहां वहां रख लूं, डेल्टा टीबी अपॉन के बी एम इज इक्वल टू आई। ये देखें, इसके अंदर मैंने आई रखा, के बी एम को नीचे ले आया। तो अगर मैं ये मानूं, फॉर्मूला ये था ना के बी एम, तो ये हमारा क्या हो गया? थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी कि अगर हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू निकालना है, केबीएम से मल्टीप्लाई करनी है। ये हमारा जो डेल्टा टीबी था ये क्या हो गई? ऑब्जर्वेशनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्वेशनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, तो एक फैक्टर आएगा जिसका नाम क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। फॉर्मूले देखो मैंने पहले पढ़ा दिए, इसके बाद आप देखोगे कि मैंने ये जो आई के बारे में बताया ये रिलेट कर रहा है उन फॉर्मूले से, और ये किसी भी फॉर्मूले के अंदर आप रख के देख लो, हर किसी में यही चीज आएगी, क्योंकि यहां पर हमारे पास होगा थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने का, और ये है हमारा डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ या ऑस्मोटिक प्रेशर या आरएलवीपी, वो सब हमारा एक्सपेरिमेंटल। जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को थ्योरेटिकल वैल्यू से उसकी डिवाइड करेंगे तो एक वेंट ऑफ फैक्टर आएगा। ठीक है, ये ध्यान समझ में आ गया आपको? बात समझनी बहुत जरूरी है। बात फॉर्मूले पहले पढ़ लिए, लेकिन हमको साइंस ही पढ़नी है उसके पीछे की क्या है, केवल न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करने, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो एक इसमें कॉन्सेप्ट और होगा हमारे पास जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो आई होता है इसके अंदर फॉर्मूला जो पढ़ाया था उसमें मैंने दो चीज लिखी थी, डिसोशिएटेड और एसोसिएट। डिसोशिएटेड मतलब टूटना, एसोसिएट मतलब जुड़ना। अगर कोई सॉल्यूट है वो अगर डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयंस में तो क्या होगा, और अगर कोई हमारे पास सॉल्यूट है वो एसोसिएट हो जाएगा, डाइमर बन गया उसका, ट्राइमर बन गया, तो आई की वैल्यू क्या होगी?
तो डिसोशिएट और एसोशिएट के बेसिस पर आई की वैल्यू हमारी डिसाइड होगी। और डिसोशिएट और एसोशिएट ये भी दो तरह के होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो इसलिए डिसोसिएशन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की होगी तो आई जो होगा हमारा क्या होगा, जितना एन होता है, मतलब एन क्या है, वो सॉल्यूट जितने भी आयंस में डिसोशिएटेड होगा वही आई की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वीक होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1। एल्फा क्या है, यहां पर 11th क्लास में पढ़ा था, याद रखना अगर किसी को याद हो तो। नहीं होगा तो बता ही दिया मैंने, क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएशन होता था तो एक पार्शियल डिसोसिएशन होता था। पार्शियल डिसोसिएशन के अंदर अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना वो डिसोसिएट हुआ, 100% तो नहीं होता था, जितना भी होता था वो होता था हमारा अल्फा। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जितने आयंस में डिसोसिएट होगा वही आई हो जाएगा। सीधी सी बात, आई की वैल्यू क्या रखनी है ये पता चलेगी इससे। क्या है ये, सॉल्यूट, सॉल्यूट के जितने आयंस होंगे। और अगर ये वीक होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दे रखी होगी या फिर आपको निकालनी होगी। परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं, जैसे हो गया हमारे पास NaCl। ये NaCl किसमें डिसोशिएट होगा, Na प्लस और Cl माइनस, दो N हो गए तो I की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 2। क्या हो गई I की वैल्यू, 2। अब अगर मैं ऐसे ले लूं MgCl2, ये किसमें होगा, Mg2 प्लस और 2 Cl माइनस। यहां पर I की वैल्यू कितनी हो गई, 3, क्योंकि 3 आयंस बन गए। तो जो फॉर्मूलेस के अंदर I है उस I की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, जो हमारे सॉल्यूट होंगे वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, डिसोशिएट होंगे। स्ट्रॉन्ग डिसोशिएट होंगे तो I की वैल्यू जितने आयंस होंगे उतने, जैसे ये, और वीक होंगे तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। अब बात आएगी एसोसिएटेड। एसोसिएटेड भी तो हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अगर एसोसिएटेड होंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन n। n क्या है, जितने में वो एसोसिएट हुआ। हमारे पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होंगे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे और वो एसोसिएट होंगे। तो एसोसिएट होंगे तो उसके लिए हमारे पास I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। ये हो गए हमारे कितने, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमारे पास क्या होता है, एसिटिक एसिड। ये जो होता है दो मॉलिक्यूल्स मिलके क्या हमारे पास बना देंगे, डाइमर 2। तो n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 2। दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, अल्फा आपको दिया होगा, उसके बेसिस पे आप आई निकालो। तो ये 4 केसेस हैं, ये ध्यान रखना है आपको। स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन के लिए I इक्वल टू n, वीक के लिए 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन के लिए I इज इक्वल टू 1 अपॉन n, वीक एसोसिएशन के लिए I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। ये फॉर्मूले याद रखने हैं, किसके लिए, I के लिए। एक फॉर्मूला आपके पास है ही, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्वेशनल मोलर मास, और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। ठीक है भाई, सबको याद रहेगा, ओके। हाँ भाई, सबको समझ आया सॉल्यूशन चैप्टर, अब पूरा हो गया है। फटाफट से एनसीईआरटी निकालेंगे और जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल हैं और बैक एक्सरसाइज हैं सबको पूरा करेंगे। और कोई भी डिफिकल्टी आती है तो सबसे पहले यहाँ पर कमेंट करेंगे और पूछेंगे क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, तो आपका समाधान किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन, बहुत परफेक्ट। प्रैक्टिस जरूर करनी है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, तो इसलिए प्रैक्टिस करें। और एक चीज जरूर याद रखें जो आपको करनी है,
लस्सी। इट्स लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब इट टू योर ओन चैनल। याद से बाय बाय।